अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान वतन यार। प्रोग्राम द डॉक्टर्स शो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने शो में काफ़ी सारे डॉक्टर्स के जो है वो इंटरव्यूज़ कर चुके हैं और उनकी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर रियाज़ुर रहमान, जो कि न्यूरो स्पाइनल सर्जन है, और उससे उनके इस टर्म्स के हवाले से भी जानेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का और हमें एक मौका देने का कि हम अपने नाज़रीन के साथ कुछ मालूमात न्यूरोसर्जरी की एक अहम बीमारी के बारे में शेयर कर लें। मैं अपना MBBS कर चुका हूँ खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से। इसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से FCPS किया न्यूरोसर्जरी में। रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड से मैंने MRCS किया हुआ है। इसके बाद जो है मैं कॉमेंट्री इंग्लैंड में जॉब कर चुका हूँ, लेकिन मुझ में एक शौक़ था, एक जज्बा था कि मैं अपने सर्विसेज अपने आवाम को पाकिस्तान ही में दूँ, तो वो जॉब मैंने छोड़ दिया और आजकल जो है मैं पाकिस्तान में यहाँ पे सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपका ताल्लुक करक से है, राइट? करक इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये एजुकेशंस का फुकदान है। अभी माशाल्लाह से काफ़ी डॉक्टर जो है वो उभर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है उनकी। तो वहाँ पे आवाम का रिएक्शन, आप लोग मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं, वहाँ पे लोगों की फ्री मेडिकल कैंप्स हैं और वहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट दी है। क्या आवाम की तरफ से क्या रिएक्शन था आप लोगों ने? और ज़रूरी बात है कि जब लोगों के चेहरों पे वो मुस्कुराहटें आती है, दुआएं आती है, तो दिल खुश होता है। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, फिर हम बात करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। करक तो समझो कि मैं करक हूँ और करक से मेरा ताल्लुक़ है, एक खूनी रिश्ता है जी। और करक के आवाम के साथ मेरा एक फितरती लगाव है माशाल्लाह। सिर्फ़ करक नहीं, बहैसियत मुसलमान मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं, वो ख्वाह वो KPK से पठान हैं, ख्वाह वो पंजाब से हैं, ख्वाह वो सिंध से हैं, ख्वाह वो बलूचिस्तान से हैं, सारे मेरे भाई हैं। सारों से हम जो है एक दिली लगाव रखते हैं और हमारे क्लिनिक में अक्रॉस द कंट्री लोग आते हैं, क्वेटा से आते हैं, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, सिंध से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। तो फ्री कैंप लगाने का मकसद तो हमारा बुनियादी तौर पर यह होता है कि वो गरीब आवाम जो वहाँ से सफ़र के अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उनके इलाके में जाके उनके डोर स्टेप पे उनको सर्विसेज दें, उनका इलाज कर लें और उनकी दुआएं समेटें। हमारे जज्बात जो है पाकिस्तान के सारे बाशिंदों के साथ हैं, ख्वाह वो करक के हैं, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हिस्सों से हैं, या जो है पंजाब सिंध बलूचिस्तान से जिधर से भी है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम पूरे पाकिस्तान में घूमें फिरें, फ्री कैंप करें और अपने सर्विसेज उनको उनके डोर स्टेप पे दे दें। हमारा मकसद उनकी दुआएं लेना है, उनको उनके डोर स्टेप पे इलाज देना है और हम वो सब कुछ कर सकें जो हम अपने अवाम के लिए कर सकते हैं। जी, माशाल्लाह से करक के लोगों के लिए और हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत प्राइड मोमेंट है, क्योंकि बाहर की सर्विसेज छोड़ के, यूरोप को छोड़ के वापस अपने मुल्क में आना और अपने लोगों की खिदमत करना बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात भी है। हम बढ़ते हैं आजकल के जो बीमारियां हैं। वैसे तो न्यूरो स्पाइनल सर्जन का नाम ही उसमें काफ़ी सारे जो है वो सर्जरीज़ आती है, बहुत वसी फील्ड है। लेकिन आज हम बात करेंगे शियाटिका के बारे में। डॉक्टर साहब, शियाटिका के बारे में बताएं, ये एक्चुअली है क्या और उसके अलामात क्या है? शियाटिका बुनियादी तौर पर एक असावी दर्द का नाम है जी। वो दर्द जो असाब के दबने की वजह से पैदा होता है। ये नॉर्मली कमर में शुरू हो जाता है और फिर पाँव में जाना शुरू कर जाता है। अमूमी तौर पर बंदे को पहले कमर के निचले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं लो बैक पेन, तो अमूमी तौर पर ये लो बैक पेन शुरू हो जाता है, चंद दिनों तक ये कमर में रहता है, फिर ये पाँव में चलना शुरू कर जाता है। जी।
दर्द के अलावा और इलामात जो है वो ये है कि पाँव सुन्न हो सकते हैं। ये दर्द एक पाँव में भी हो सकता है, दोनों पाँव में भी हो सकते हैं। पाँव में कीड़े कीड़े होना, पाँव का सुन्न होना, सुइयाँ चुभना, ये सारे इस शियाटिका के इलामात हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे इलामात एक ही मरीज़ में हो। कुछ मरीज़ों में सिर्फ दर्द होता है, बाज़ मरीज़ों में बाकी इलामात भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक अहम इलामत चलने में दुश्वारी भी हो सकती है। पेशाब का मसला हो सकता है, छोटे और बड़े पेशाब का मसला हो सकता है। और कुछ इलामात हैं जो अगर ये ज़्यादा अल्लाह न करे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या पेचीदा हो जाएँ तो मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है छोटा पेशाब और बड़ा पेशाब काबू से बाहर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि शियाटिका की बीमारी किस स्टेज में है और इस स्टेज के मुताबिक फिर ये प्रेजेंट करता है। अच्छा, इनके इस बीमारी के शियाटिका की तशख़ीस कैसे करते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। तशख़ीस तो हम नॉर्मली एक तो मरीज़ की अपनी एक हिस्ट्री होती है। जिस तरह मरीज़ जो इलामात हमने बयान कर दिए ये इलामात मरीज़ में हो सकते हैं, तो इसके बाद हम मरीज़ का मुआयना करते हैं। मुआयने में हम कुछ मखसूस किस्म के निशानात होते हैं जो मरीज़ में हम देखते हैं और मरीज़ को हम असेस करते हैं कि शियाटिका जो है कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो चुकी है। और इसके अलावा जो है फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एक सादा एक्सरे से लेकर एडवांस लेवल की MRI तक हम करते हैं मरीज़ को। लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर कट एक एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस या तशख़ीस हम करना चाहें तो इसके लिए MRI का करना फिर ज़रूरी होता है, फिर MRI भी कर लेते हैं। अच्छा, इसके इलाज और ऑपरेशंस के क्या मतलब उनके कोई टाइम फ्रेम होता है या कुछ स्टेजेस होती है जिनके बाद आप लोग ये तसव्वुर करते हैं कि यहाँ पे अभी इस पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है? तो उसके बारे में बताएं कि पेशेंट, चूँकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी होती है लेकिन वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, वो कतराते हैं, या कोई गांव में कोई PCP जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है उसके पास जाते हैं। तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है और उसके लिए आप लोग टेस्ट क्या करते हैं? कुछ लोग जो है उनके बाकी बीमारी जो मेडिकल हिस्ट्री होती है वो भी होती है, उनमें और भी बीमारियाँ होती है, तो वो टेस्ट आप उनमें से कौन कौन से टेस्ट होते हैं सर्जरी से पहले? वतन यार साहब, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। और जो है इलाज शियाटिका का सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप जब भी हमारे प्यारे नाज़रीन जब भी शियाटिका का इलाज करते हैं तो एक मुस्तनद डॉक्टर से करें जिनको शियाटिका की समझ हो। हर पाँव में दर्द का होना शियाटिका नहीं होता और हर दर्द की गोली जो है वो शियाटिका के लिए नहीं होती है। तो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना एक इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि शियाटिका के स्टेज और शियाटिका की सिवेरिटी के मुताबिक हम मरीज़ को ट्रीट करते हैं। ये दवाइयों से लेकर ऑपरेशन तक हमारे पास ऑप्शन होते हैं। इनिशियली हम एक मरीज़ को दवाइयों से ट्रीट करते हैं या दवाइयों से इलाज करते हैं। अगर दवाइयाँ पहले एक कोर्स दे देते हैं, मरीज़ की दर्द की नौइयत के मुताबिक एक कोर्स दे देते हैं। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है या असर नहीं करता तो फिर इसके बाद हम थोड़ा सा दवाइयाँ भी बढ़ा सकते हैं या जो है दवाइयों से बढ़कर कुछ ऑप्शंस हैं जो हम एक्सरसाइज करते हैं। मसलन इंजेक्शन लगाते हैं मरीज़ को और वो कमर में हम लगाते हैं। अच्छा, अगर मरीज़ को या तो इलाज इफ़ेक्टिव नहीं है, दवाइयाँ इफ़ेक्टिव नहीं है, इंजेक्शन से भी मरीज़ को फ़र्क नहीं होता तो इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन होता है ऑपरेशन का। अब ऑपरेशन कब करते हैं? ऑपरेशन के लिए नॉर्मली हम अगर मरीज़ में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि मरीज़ को फूड ड्रॉप नहीं है, मरीज़ के छोटे पेशाब बड़े पेशाब का मसला नहीं है, मरीज़ को मर्दाना ताकत का मसला नहीं है, तो फिर हम वेट करते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीनों तक हम वेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ को दवाइयों से या इंजेक्शन से ही ट्रीट कर लें। ऑपरेशन अगर 3 से लेकर 6 महीने तक मरीज़ को फ़र्क ना पड़े या फिर मरीज़ में कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाएं
तो फिर बेहतर ये है कि अगर डॉक्टर आपको मशवरा दे ऑपरेशन का तो फिर ऑपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन का भी फिर एक ख़ास वक्त होता है और उसी वक्त में ऑपरेशन भी फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि अगर एक मशीन ख़राब हो जाए, आप उसको मिस्त्री के पास अगले दिन ले जाते हैं, तो अगले दिन अगर मिस्त्री मशीन को ठीक कर देता है तो उसका एक आउटकम और नतीजा होता है। अगर आप इसको डिले करते हैं और साल बाद मरीज़ के पास आप मिस्त्री के पास ले जाते हैं तो उसका अलग आउटकम होता है। तो बेसिकली जिस तरह हमने इंट्रो में बताया कि ये एक असाबी दर्द का नाम है। असाबी दर्द का ये मतलब होता है कि जो हमारी नसें हैं, नसों की वजह से, नसों की दबने की वजह से ये दर्द होता है। तो ये नसें ख़राब भी होती हैं, ये अगर मुसलसल दबी हुई होती हैं, मुसलसल कंप्रेस्ड रहती हैं, तो ये ख़राब भी होती है। तो बाज़ औक़ात लोग ऑपरेशन को फिर इतना डिले कर देते हैं कि इसके बाद अगर आप ऑपरेशन कर भी लें तो नसों की जो है अपनी सेहत वो इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि अगर आप ऑपरेशन कर भी लें तो फिर मरीज़ को वो नतीजा नहीं मिलता जो ये एक्सपेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर लें कि आप ऑपरेशन कर लें तो बर वक्त ऑपरेशन फिर कर भी लेना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, अगर आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और उसको इदराक हो इस बीमारी का, उस डॉक्टर को इस बीमारी का इदराक हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर वो ऑपरेशन रिकमेंड कर लें तो फिर ऑपरेशन से घबराना भी नहीं चाहिए। आपके सवाल का आखिरी हिस्सा कि इससे पहले हम कोई टेस्ट वगैरह करते हैं, अक्सर मरीज़ों में एक से ज़्यादा अमराज होते हैं। नॉर्मली जो हमारे यंग मरीज़ होते हैं, यंग मरीज़ों में तो ये मसाइल कम होते हैं, दिल की बीमारियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा वगैरह, ये चीज़ें नॉर्मली कम होती हैं यंग मरीज़ों में। उनमें ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती है, बस नशे के लिए हम कुछ खून के मिकदार को मालूम करने के लिए या जो है काला अरकान मालूम करने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते हैं बुनियादी किस्म के, ज़्यादा टेस्ट ही नहीं करते। लेकिन जो मरीज़ थोड़े से उम्र के एडवांस हिस्से में होते हैं तो उनके लिए हमें नॉर्मली बॉडी स्क्रीनिंग करनी होती है, जिसमें हम मालूम करते हैं कि दिल की क्या स्टेटस है। तो हार्ट की डिजीज़ के लिए हम कुछ टेस्ट कर देते हैं, सम टाइम सिर्फ ईसीजी कर लेते हैं और बाज़ औक़ात फिर इको भी कर लेते हैं। इसके अलावा जिगर की सेहत के लिए, गुर्दों की सेहत के लिए, शुगर के लिए, सीने के अमराज के लिए एक्सरे वगैरह कर लेते हैं। तो हम भरपूर तसल्ली कर लेते हैं कि मरीज़ वाकई ऑपरेशन के लिए फ़िट है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए फ़ैसला कर लेते हैं कि अब इसको हम ऑपरेशन कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। अच्छा, आखिर में एक सवाल है, आप सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो किस नौइयत के हैं? मतलब काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में जब भी पेशेंट जाता है इसी बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे उस तरह के डॉक्टर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन डॉक्टर रेफ़र करते हैं किसी और हॉस्पिटल में कि हमारे पास इसके औज़ार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो क्या सईद हॉस्पिटल में, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये तमाम तर जदीद आलात जो है वो प्रोवाइड हैं आप लोगों को, जिसकी वजह से मतलब पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में ना जाना पड़े? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से अगर मैंने यहाँ पे बैठने का इंतखाब किया है तो एक फॉर अ गुड रीज़न किया हुआ है। तशख़ीस से लेकर इलाज तक, ऑपरेशन तक, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल फ्लोर के नीचे अब अवेलेबल हैं माशाअल्लाह। एक्सरे भी, डिजिटल एक्सरे अवेलेबल हैं, 256 स्लाइस सीटी स्कैन अवेलेबल है जो कि एक जदीद तरीन सीटी स्कैन है। यहाँ पे अपराइट एमआरआई अवेलेबल हैं, लेबॉर्ट्री की सारी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक कुछ रिवायती टेस्ट हैं, कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट हैं, हार्मोनल एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ओटी ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास जो है इमेज इंटेंसिफायर से लेकर जो है एंडोस्कोप तक और अच्छे क्वालिटी के एनेस्थीसिया मशीन से लेकर ये रूटीन के जो गैजेट सेक्शन वगैरह हैं, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। और जो ज़रूरी औज़ार होते हैं तकरीबन बेसिक बुनियादी लेवल से लेकर जदीद तरीन औज़ार जो होते हैं, मसलन एंडोस्कोप हो गया, कैमरा वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और जो है अभी तक हमें कोई दुश्वारी नहीं आई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े एतमाद के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई हमारे थिएटर में, इस हॉस्पिटल के थिएटर में आएगा तो वो मायूस होके नहीं जाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो शियाटिका का ऑपरेशन है वो किन किन मेथड से होता है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है वतनियाज साहब। इस तरह है कि एक तो अमूमी तरीका होता है कि जिसमें हम ओपन तरीके से शियाटिका का ऑपरेशन करते हैं और मरीज़ को खोल के लंबा इंसिजन दे के, जिसमें हम जिल्द को लंबी इंसिजन देते हैं, फिर उसके बाद पट्टे खोलते हैं और उसके बाद मसल खोलते हैं और फिर मुतासर जगह तक पहुंच के फिर दोबारा ये सारी चीज़ें हमें स्टिच करनी पड़ती है और बंद करनी पड़ती है, जो कि 96%, 97% जगहों में इस तरीके से ये इलाज किया जाता है। यहाँ पे सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारे पास जो है लेटेस्ट एंडोस्कोप है, जिसमें हम मरीज़ की चीर फाड़ नहीं करते हैं, जिसमें हम ये तकरीबन समझे कि ये नाखून के साइज़ का थोड़ा सा इतना स्टेप बूंद दे के, तो वहाँ पे हम कुछ औज़ार अंदर ले जाके, कैमरा अंदर ले जाके मुतासर जगह तक पहुँच जाते हैं। इसमें हम ना पट्टों की कटाई करते हैं, ना मसल को डैमेज करते हैं और ना मरीज़ से खून बहता है और मुतासर जगह तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ना हम ज़्यादा बोन की कटिंग करते हैं, ना जो है सॉफ्ट टिशू जो कि बहुत आम होते हैं वो डैमेज करते हैं। मुतासर जगह तक पहुंच जाते हैं और नसें खोल देते हैं, या जो स्लिप डिस्क होती है या जो नसें दब जाती है वो हम खोल के फिर वापस आ जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये कि हम इसमें मरीज़ में ज़्यादा टांके वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात ये है कि मरीज़ ऑपरेशन एंडोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद जो है 1-2 घंटा बाद चलने फिरने के काबिल हो जाता है और अगर मरीज़ चाहे तो 4-5 घंटे बाद जो है घर भी जा सकता है। वो मरीज़ की अपनी मर्ज़ी होती है, वो हमारे साथ ओवरनाइट स्टे करता है या मरीज़ घर जाना चाहे तो घर भी जा सकता है। तो इसमें ये है कि ना मरीज़ को ऑपरेशन के बाद ज़्यादा दर्द होता है, ना मरीज़ से खून बहता है और ना मरीज़ में ज़्यादा लंबा वूंड देते हैं। और ये जो हमारी बहनें हैं ख़ासकर, उनको जो डिसफिगरमेंट होती हैं या जो बदसूरती आती है एक स्कार की वजह से, ऑपरेशन के स्कार की वजह से, वो नहीं होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो है आपके स्पाइन की स्टेबिलिटी। हाँ वो मर्द हजरात हो या हमारी बहनें, तो हम सबको मसल हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। हम स्पाइन की स्टेबिलिटी की, स्पाइन की अलाइनमेंट के लिए मसल की जो हेल्थ है, पट्टू की जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कह देते हैं कि आपके पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, तो इस वजह से आपको कमर में दर्द होता है। तो इंडोस्कोपिक तरीका इलाज में आपकी मसल को, आपके पट्टों को डैमेज नहीं होता है, तो वो कमज़ोर नहीं होते हैं, तो स्पाइन की जो हेल्थ है वो मुतासर नहीं होती है। शियाटिका भी आपका ठीक हो जाता है और आपकी जो स्पाइन की हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने का। और नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होगी शियाटिका के हवाले से। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी सारी अवेलेबल है। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर जो है वो डॉक्टर के साथ टाइमली कंसल्ट किया करें। जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप डिले करते हैं तो डिसेबिलिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बीमारी डिफरेंट स्टेजेस में पहुँच जाती है, फिर लेटर ऑन फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन तक पहुँचने के लिए आपको अगर टाइमली सर्विसेज लिया जाए तो वहाँ पे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है वो बचत हो जाती है ऑपरेशन से, क्योंकि ऑपरेशन से आपका वो जो है उस टाइम तक बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। तो कोशिश किया करें कि टाइमली स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन। अपने अगले एपिसोड में हम नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बाद।